लू चलने पर जो वो गर्म धूल जो उड़ रहे हैं, चिंगी की तरह लग रहे हैं, जैसे आग की चिंगारी होती है वैसे गर्म हो गए हैं, धूल हो गई है धूल, और लू चल रही है। जैसे लोग कहते हैं कि लू में मर गए, या ठंड से इतने लोगों की मौत हो गई शीतलहरी से। कोई व्यक्ति लू से या शीतलहरी से नहीं मरता है, लोग गरीबी से मरते हैं, लोग अभाव से मरते हैं। अब जिसके पास तरुमालिका है, जिसके पास अट्टालिका है, महल जैसे घर है, उस पर क्या ये लू असर डाल रहा है? तो इस कविता में जो ये लू की चर्चा हो रही है, या एक पूरा एक पैराग्राफ निराला ने इस मौसम के चढ़ने पर दिया कि इतने तेज धूप में भी मजदूर स्त्री काम कर रही है। आप सोचिए क्या संभव है सामान्य व्यक्ति के लिए भी, अगर जिसको काम ना हो। आज कोरोना के संकट के समय ये कहा जा रहा है कि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। गर्मियों में भी हम यही करते हैं, अगर ज़रूरत ना हो तो हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हमसे कहा नहीं जाता है। हम ये समझ लेते हैं कि संकट इतना बड़ा है, आज भी हमें समझना चाहिए। लोग समझ भी रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो समझें। तो रुई की तरह पृथ्वी जो है वो जलती हुई महसूस हो रही है, और उसमें भी वो मजदूर स्त्री क्या है कि वो नत नयन प्रिय कर्मरत मन है। देखने वाले को लग रहा है, कैसे लग रहा है? जिसने देखा है, निराला कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कहा कि मैंने देखा है, तुम्हें ये लगा कैसे कि इस झुलस जो लूट रही है झुलसाती हुई, और ये दिन जो है तमतमाया हुआ है, पृथ्वी ऐसे जल रही है जैसे रुई जल रही है, और इसमें भी तुमको लग रहा है कि वो बैठी हुई है नत नयन करके, इसलिए कि वो प्रिय कर्मरत मन है। वो तुम ऐसा लग कैसे सकता है? एक शेर है कि थक कर बदन दोहरा हो रहा होगा, मैं सजदे में नहीं था तुम्हें धोखा हुआ होगा, या ऐसा ही कुछ है। कहने का अर्थ ये है कि मैं झुका हुआ था तो तुमको लग रहा है कि मैं तुम्हारा सजदा कर रहा था। थक कर बदन जो है वो दोहरा हो रहा होगा, झुक गया होगा थक कर, और तुम्हें लग रहा था कि मैं सजदा कर रहा हूँ। तुम्हें लग, तो ये देखने वाले को ऐसा लग कैसे सकता है कि कोई इतनी धूप में भी, सिर्फ इसलिए क्या कि वो श्याम तन है? ये भी एक सवाल है कि अक्सर मजदूर जो लोग होते हैं उन धूप में काम करने की वजह से सांवले हो जाते हैं, और हम ये हमारी मानसिकता बन जाती है कि अरे ये लोग तो ऐसे ही हैं, इन लोगों को धूप नहीं लगती है, इन लोगों को गर्मी नहीं लगती है। हम ये कहते ही हैं कि बिल्डिंग धूप में, हम घर में सोए होते हैं, वो बिल्डिंग बना रहे होते हैं, वो सड़कें बना रहे होते हैं, वो इमारत को बुलंदियों पर चढ़ा रहे होते हैं, और इमारत का मालिक जो उसको बुलंदियों पर चढ़ा रहे होते हैं, सड़कें बना रहे होते हैं, पटरियाँ बना रहे होते हैं, गोदाम से गेहूँ धान ढो रहे होते हैं, खेतों में लगे होते हैं, ठेला खींच रहे होते हैं, रिक्शा खींच रहे होते हैं। तो ये सब श्याम तन होते हैं। तो क्या सिर्फ इसलिए ऐसा ऐसा लग रहा है? ये भी एक सवाल है। तो प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर, पर जो सिर्फ देख कर नहीं गुजर जाएगा, वह इस स्थिति की विभीषिका को, उस स्त्री की पीड़ा को, उसके जीवन की चुनौती को समझ सकता है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। इस देखने वाले समाज में कोई रुक कर उस मजदूर स्त्री को देख रहा है। इस स्थिति ने मजबूर कर दिया उस मजदूर स्त्री को ये देखने के लिए कि कौन देख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग भरबंधा यौवन की वजह से उसको देखते हों लोगों ने, लेकिन वो ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि मैंने देखा। पर जब निराला को देखते हुए उसने देखा, तो उसने देखा एक बार उस भवन की ओर देखा। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा। ठीक है। बांग्ला कविताओं का थोड़ा प्रभाव निराला कविताओं पर भी रहा है। तो देखते देखा मुझे, तो यहाँ से वाक्य अलग हो गया। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा। किस भवन की ओर? उस अट्टालिका की ओर देखा जो भय और सौंदर्य के बीच में अपने वैभव का जश्न मना रहा है, अपने वैभव को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। जब ऐसा किया उसने, और निराला संगीत के भी बहुत मर्मज्ञ थे, तो
जिस तरह की आपकी मनोवृत्ति होती है आप वैसी स्थितियों की संकल्पना करते हैं। तो चूँकि संगीत से बहुत लगाव था तो वो सितार की परिकल्पना करते हैं, उदाहरण देते हैं यहाँ और कहते हैं कि जब उसने ऐसा किया तो वो जो काम का उसका क्रम था, वो जो हथौड़ा का जो हाथ पड़ रहा था लगातार एक क्रम चल रहा था, ठीक है। तो देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार। क्या होता है, क्रम भंग हो जाता है। जैसे कोई सितार बजा रहा हो और कोई तार जो है वो टूट जाए तो लय टूट जाती है, वो गति जो उसमें लय की जो गति चल रही थी वो टूट जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। तो उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार। तो जब देखा तो वो क्रम लगभग भंग हो गया। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। अब यहाँ दो बातें। एक, निराला को बिंब बहुत प्रिय है अपनी कविताओं में। जैसे आप सांध्य सुंदरी कविता में भी एक बिंब है कि लख चतुर्दिक चली मंद मराल। एक मराल आई, एक हंसिनी आई और यह देखकर कि चारों तरफ पहले उसने देखा लख चतुर्दिक, और जब देख लिया कोई नहीं है तो चली मंद मराल, और फिर धीमी गति से हंसिनी जो है वो आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ भी है, देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से। मतलब जब देखा कि एक बार उस तरफ अट्टालिका की तरफ देखा और जब देखा कि कोई नहीं है तब उसने मेरी तरफ देखा। तो एक बिंब का हमारी नज़रों के सामने एक पूरा बिंब जो है वो जीवित हो उठता है, सजीव हो उठता है। किस दृष्टि से देखा? देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, मतलब स्वाभिमानी दृष्टि से देखा। उसकी दृष्टि में एक अपराजेयता है। वो जो स्वीकार जिसने देखा था ना, देखने वाले ने देखा कि उसको वो स्थिति स्वीकार है, क्यों? क्योंकि वो उसने स्थिति को स्वीकार कर लिया है। तो उसमें जो क्या होगा, उसमें एक दया का उसकी दृष्टि में पुट होना चाहिए, उसमें एक मजबूरी झलकनी चाहिए, नहीं झलकती। उसने स्वीकार नहीं किया है। अगर उसने स्वीकार किया होता तो एक मजबूर स्त्री की तरह दिखती, मजबूर नज़रों से देखती। उसने उस स्थिति को स्वीकार नहीं किया है और देखकर मुझे उस दृष्टि, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। जिसने मार तो खाया है पर रोई नहीं है। जैसे त्रिलोचन ने लिखा कि भाव उन्हीं का था, भाव उन्हीं का है जो थे अभाव में, पर अभाव से दबे नहीं, जागे स्वभाव में। जो स्वाभिमान के साथ जगते हैं, भाव तो उन्हीं का जो थे अभाव में, मजदूर स्त्री का भाव है, पर अभाव से दबे नहीं, जागे स्वभाव में। और क्या रोएगी? निराला भी अपने जीवन में लगातार स्वाभिमानी बने रहे। एक स्वाभिमानी कवि ही दूसरों के स्वाभिमान को बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकता है, उससे परिचित हो सकता है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। सरोज की मृत्यु के बाद, इसी संकलन अनामिका काव्य संग्रह में कविता है, सरोज की मृत्यु के बाद भी वो कहते हैं मैं क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। वहाँ एक कष्ट, एक दुख का मामला है, लेकिन फिर भी जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। कि जानता तो था पैसे कमाने के तरीके, पर संकुचित रहा, मतलब अपने स्वाभिमान को, अपने आदर्श को नहीं छोड़ा। तो एक निराला में एक स्वाभिमान लगातार उनके कविताओं में, और दूसरी मैं हूँ कभी अभी न होगा मेरा अंत, ऐसे बहुत, मैं ही बसंत का अग्रदूत, जो भी है एक स्वाभिमान उनके यहाँ है। तो वो उसमें वो देखते हैं कि वो ऐसी दृष्टि से, एक अपराजय दृष्टि से जब देखती है, कि नहीं हारी हुई दृष्टि से देखती है, तो वो जो पहले इस कविता में देखने वाले को लगा था कि उस स्थिति को उसने स्वीकार कर लिया है, तो स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। और ये देखकर कि अभी तक मान लीजिए किसी ने कहा होगा कि मैंने देखा उसको इलाहाबाद के पथ पर, और निराला भी गए देखने, और जब वो ऐसा देखते हैं, उस स्त्री को ऐसे देखते हुए, और उनको ये यकीन हो जाता है कि ये हारी नहीं है, अभाव से दबी नहीं है, इसमें वो चेतना मौजूद है जो संघर्ष या जो हार न माने, कम से कम इतनी चेतना तो मौजूद है, तभी उनके अंदर वो सितार बजती है। सजा सहज सितार, मतलब सितार की आवाज़ गूंजती है, सजी हुई आवाज़। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। और ऐसी झनकार अगर कोई सुन लेगा,
रोशनी, ऐसी चेतना, ऐसी अगर किसी की आंखों में दिख जाए और आपकी सहानुभूति और आपकी पूरी प्रतिबद्धता अगर उस वर्ग के साथ है, तो आपके अंदर जो सितार बजेगा वो सचमुच आपने फिर कभी नहीं सुना होगा। ये वो नहीं है कि सबने अपनी सुनी, साध्य वीणा वाला स्वर नहीं है कि सबने अपनी सुनी, कि मालिक ने अपना सुना, पूंजीपति ने अपना सुना, मजदूर ने अपना सुना। यहाँ यह वह चेतना है सर्वहारा की कि एक तरफ अट्टालिका वाला पूंजीपति है, अपने प्रभाव से छायादार पेड़ के छायाविहीन पेड़ के नीचे बैठा तो दिया है, पर उसने वो स्थिति स्वीकार नहीं की है। और जब उस दृष्टि को देखा निराला ने कि जिस दृष्टि में हार नहीं मानने की प्रतिबद्धता दिखाई पड़ी, एक प्रण दिखाई पड़ा, जीवन से एक लगाव दिखाई पड़ा, संघर्ष की एक चिंगारी दिखाई पड़ी, जिसने मार तो खाया है पर रोना नहीं जानता, जो आगे बढ़ना जानता, जो लड़ना जानता है, तब निराला के हृदय में एक सितार बजता है, एक गिटार बजती है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, और जब इस स्थिति से आप गुजरेंगे निराला की कविता को पढ़ते हुए तो आप भी कांपेंगे। ढोलक माथे से गिरे सीकर, एक क्षण के बाद, मतलब उसने मुझे देखा, एक क्षण तक देखा, और उसके बाद वह कांपी सुगर, मतलब उसके अंदर एक हरकत हुई कि कोई मानवीय दृष्टि भी हो सकती है। ढोलक माथे से गिरे सीकर, और माथे से पसीना गिरता है कि वो कांपती है। मतलब जब मुझे निराला को देखते हुए देखी तो आप कांपते हैं, तो कांपने की वजह से पसीना जो है नीचे गिरता है। वो पसीना जो है उसके मेहनत, उसके परिश्रम, उसके श्रम को इंगित कर रहा है। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, और उसके बाद वो अपने कर्म में लीन हो गई, लेकिन उसने कहा, ऐसा मालूम होता है निराला को, ऐसा लगता है कि वो कह रही है कि हाँ मैं तोड़ती पत्थर। मतलब ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है। आप जानते हैं छायावाद में प्रतीकात्मकता का बहुत प्रयोग हुआ, और संकेत रूप में भी कविताओं में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो पत्थर है सिर्फ उस अट्टालिका को निर्मित करने वाला पत्थर नहीं है। ये वो पत्थर नहीं है जिसको बेचकर मालिक बुलंदियां चढ़ता जाए। ये पत्थर उस मजदूर स्त्री के अंदर भी है, जो पत्थर समाज की वजह से, पत्थर रूपी समाज की वजह से उसके अंदर पैदा हुआ था, वो उसको भी तोड़ रही है। वो उस पत्थर को भी तोड़ेगी जिस पर उसका गुरु हथौड़ा हाथ पड़ रहा है, और जिससे उसकी नियति बदलेगी, मजदूरों की नियति बदलेगी, या मनुष्य की नियति बदलेगी, देखने वालों की दृष्टि बदलेगी। तो निराला ने इस कविता के माध्यम से, एक शहर के रास्ते के माध्यम से जिस स्थिति की सृष्टि की है, और जिस तरह से मजदूर स्त्री को कविता में लेकर आए हैं, और उसके बाद वो हारती नहीं है, मतलब कभी ना हारने वाला जो एक भाव होता है, जैसे बादल राग कविता में भी आप देखेंगे निराला के यहाँ, कि तमाम संकटों से गुजर कर भी ये मजदूर, ये श्रमशील वर्ग ही है जो इस समाज को पुनर्निर्मित कर सकता है, और देखने वाले भी इस समाज को तभी सही रास्ते पर लेके जा सकते हैं, सही ढंग से पुनर्निर्मित कर सकते हैं, जब वो सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रहेंगे।